नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। कहा, पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर एक क्षेत्र में रखी मजबूत नींव। संसद, सरकार और नागरिक मिलकर विकसित भारत के संकल्प लेने का किया आह्वान। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की राष्ट्रपति ने की सराहना। कहा, ग्रामीण विकास को मिलेगी गति। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने देखा सेना का पराक्रम। सरकार की नीति के अनुरूप सुरक्षा बलों ने की नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। संसद के दोनों सदनों में रखी गई राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति। दोनों सदनों में दिवंगत पूर्व सदस्यों और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। एनसीसी पीएम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण पर जोर। ऑपरेशन सिंदूर के समय एनसीसी के प्रयासों की सराहना। कहा, सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण घड़ी में कैडेट्स ने संभाली जिम्मेदारियां। और महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा हादसे की जांच। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने जताया शोक। और संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत गांव में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। ये भ्रष्टाचार और गबन को रोकने में सहायक होगा, जिसके लिए सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण देश के सभी नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व ने भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम को देखा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने ये कड़ा संदेश दिया कि भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का दृढ़ और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की नीति के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि वर्षों से देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया और संविधान भी लोगों को इसी भावना से प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की सुदृढ़ नीतियों और पहलों के कारण देश में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल गए। सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थायी बना रही है। इसी एक वर्ष में सरकार ने 7.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान के जटिल वैश्विक परिस्थितियों में भारत विश्व में एक सेतु की भूमिका निभा रहा है। वर्तमान की जटिल वैश्विक परिस्थितियों में भारत विश्व में एक सेतु की भूमिका निभा रहा है। जिद्दोरत देश भी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भारत पर अपना भरोसा व्यक्त करते हैं। ये संतोष की बात है कि भारत ने संतुलन, निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है। इनके बाद भी इंडिया फर्स्ट के संकल्प को अटल बनाए रखा और उन्होंने भरोसा जताया कि संसद, सरकार और नागरिक मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। नागरिक राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व देकर संवैधानिक मूल्यों को कायम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्रों में विषय पर भेदभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ विषय मतभेदों से परे होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का अभियान, एकता के लिए प्रयास, स्वच्छता, राष्ट्र से जुड़े ऐसे विषयों पर सांसदों को एकमत होना ही चाहिए। हमारे संविधान की भावना भी यही है। इसीलिए मेरा आज आप सभी से आग्रह है कि हर सांसद राष्ट्रहित के विषय पर एकमत होकर
देश की प्रगति का हिस्सा बनकर चर्चा करें, देश की प्रगति में नई ऊर्जा भरें। माननीय संसदगण, आज सभी देशवासी देख रहे हैं कि भारत अपने भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। विकसित भारत का लक्ष्य भी किसी एक सरकार या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। ये एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में हम सभी के प्रयास, अनुशासन और निरंतरता का महत्व है। आने वाले समय में देश की प्रगति हमारी सामूहिक संकल्पों से ही होगा। मुझे विश्वास है कि संसद, सरकार और नागरिक तीनों मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के संबोधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये संबोधन व्यापक, प्रेरक और दूरदर्शी रहा। राष्ट्रपति का संबोधन हाल के वर्षों में भारत की उल्लेखनीय विकास यात्रा को दर्शाने के साथ साथ भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा तय करता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि संसदीय परंपराओं में राष्ट्रपति का संबोधन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये आने वाले महीनों में देश की विकास यात्रा को दिशा देने वाले नीतिगत संकल्पों को सामने रखता है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये संबोधन देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में विकसित भारत के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है, जो मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की हमारी साझा आकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संबोधन में सुधारों की रफ्तार को और तेज करने, नवाचार और सुशासन पर जोर देने की सामूहिक प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में किसानों, युवाओं, गरीब और वंचित वर्गों के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, जो समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समापन के बाद संसद के दोनों सदनों में दिवंगत पूर्व सदस्यों और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देकर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखने के बाद शोक संदेश पढ़ा गया। कार्यवाही के दौरान सदन के दिवंगत पूर्व सदस्य एल गणेशन और सुरेश कलमाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक पेश किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद से राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और वहीं लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति रखने के बाद शोक संदेश पढ़ा गया। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में विमान दुर्घटना में मारे गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक प्रकट किया गया। सदन में दिवंगत पूर्व सदस्यों शालिनी पाटिल, भानु प्रकाश, सत्येंद्रनाथ ब्रह्मा चौधरी, सुरेश कलमाड़ी, कबींद्र पुरकास्थे को श्रद्धांजलि दी गई। बाद में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद से श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में शामिल हुए। इस वर्ष की रैली का विषय है राष्ट्र प्रथम, कर्तव्य निष्ठ युवा। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। खासकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में, तटीय इलाकों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपियन यूनियन यानी दुनिया के 27 देशों के साथ भारत का ये एग्रीमेंट हुआ है। इसका फायदा भारत के स्टार्टअप्स को होगा। मेरे युवा साथियों, ये एफटीए भारत के युवाओं को सीधे यूरोप के जॉब मार्केट से जोड़ता है। विशेष रूप से इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक अवसर बनेंगे। इसका मतलब है कि भारत के युवाओं के लिए, आपके लिए
27 देशों में नए नए अवसर खुल रहे हैं। साथियों, इन सभी वैश्विक अवसरों को सरकार व्यापक रिफॉर्म से और व्यापक बना रही है। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, वो युवा शक्ति के सामने हर रुकावट को दूर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय एनसीसी के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घड़ी में कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभाली। ये रैली एक माह तक चलने वाले एनसीसी गणतंत्र शिविर 2026 का भव्य समापन है। इसमें देश भर से 2406 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 898 महिला कैडेट्स शामिल थीं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सामर्थ्य को, हमारी सेना के शौर्य को एक बार फिर से स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि हमारे स्वदेशी हथियार कितने एडवांस और हाईटेक है। साथियों, आजकल के आधुनिक युद्ध में युवा कौशल की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर टैंक, बंदूक और गोलों तक सीमित नहीं रहा है। आज लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। आज की लड़ाई कोड में भी होती है, क्लाउड में भी होती है। देश में लगभग 12,000 आयुष, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। केरल के आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल अस्पताल के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद के योगदान और भूमिका की सराहना की। आयुर्वेद की सदियों पुरानी उपचार पद्धति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमेशा उपयोगी साबित हुई है। 2014 में भारत से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे। वहीं अब भारत से 6500 करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लगे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा देश के किसानों को भी हो रहा है। साथियों, भारत आज आयुष बेस्ड मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए एक भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। इसलिए हमने आयुष वीजा जैसे कदम भी उठाए हैं। इससे विदेशों से आने वाले लोगों को आयुष चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। साथियों, आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने के लिए सरकार हर बड़े मंच पर इसे गर्व से आगे रख रही है। चाहे ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो या G20 देशों की बैठक हो, जहां भी अवसर मिला, मैंने आयुर्वेद को होलिस्टिक हेल्थ के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सकों को बढ़ावा देगा। इससे देश में आयुर्वेद और योग से जुड़े क्षेत्र के युवाओं को सहयोग मिलेगा। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की ऐतिहासिक घोषणा हुई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज और प्रैक्टिशनर्स को एक बड़ा बूस्ट देगा। ईयू मेंबर स्टेट्स में जहां रेगुलेशंस मौजूद नहीं है, वहां हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स भारत में हासिल की गई अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ आयुर्वेद और योग से जुड़े हमारे युवाओं को होगा। इस एग्रीमेंट से यूरोप में आयुष वेलनेस सेंटर्स की स्थापना में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंग इंडिया 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब हमारी एयर इक्विटी का कई गुना विस्तार होना तय है। अनुमान है कि 2047 तक भारत में 400 से अधिक एयरपोर्ट्स होंगे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार उड़ान योजना के अगले चरण पर भी काम कर रही है। कुछ भी नहीं करते थे। साथियों, आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब हमारी एयर एक्टिविटी का कई गुना विस्तार होना तय है। अनुमान है कि 2047 तक भारत में 400 से अधिक एयरपोर्ट्स होंगे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उड़ान स्कीम के नेक्स्ट फेज पर भी काम कर रही है। इस पॉलिसी से रीजनल और एफोर्डेबल एयर कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। इन सब के साथ सी प्लेन ऑपरेशंस का भी विस्तार किया जा रहा है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई। हादसे में क्रू समेत 4 अन्य लोगों की भी जान चली गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत विभिन्न नेताओं ने गहरा शोक जताया है। लोकसभा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि दी गई, जो सदन के पूर्व सांसद थे। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि विमान VTSSK ने सुबह 8:18 पर बारामती से पहला संपर्क स्थापित किया, लेकिन रनवे दिखाई न देने के कारण पहले प्रयास में गो अराउंड किया गया। गो अराउंड के बाद ATC ने विमान से उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर पायलट ने बताया कि रनवे अब भी दिखाई नहीं दे रहा। मंत्रालय ने बताया कि सुबह 8:43 पर विमान को रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई, लेकिन विमान की ओर से लैंडिंग की पुष्टि नहीं मिली। इसके 1 मिनट बाद 8:44 पर ATC ने रनवे 11 के पास आग की लपटें देखी। हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने शुरू कर दी है। सुबह से ही जब से इंसिडेंट हुआ है, तब से ही DGCA को और AIB को भी अलर्ट करके उनके ऑफिसर को भी यहाँ पे साइट पे भेजने के लिए बोल दिया है। और जैसे ही वो आएंगे, उनकी जांच की वो भी शुरू हो जाएगी। और लोकल यहाँ के पुलिस को भी बता दिया कि साइट को सुरक्षित कॉर्डन ऑफ करें, फेंसिंग करें, ताकि वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होगा उस तरह की परिस्थिति रहे। बहुत बहुत दुखी बात है। और अभी भी इस विषय को डाइजेस्ट करना कि वो नहीं रहे, ये मानने के लिए मतलब बिल्कुल ना तो हम तैयार है, ना कोई भी अभी विश्वास कर सकता है कि इतना शॉकिंग न्यूज़ रहा है। और ये शॉकिंग इसलिए है कि किस तरह के नेता भी थे वो सारे आम आदमियों से, गरीब लोगों से इतने मजबूती से वो जुड़े हुए थे। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। जो दिल में था वो स्वयं वो बताते थे। और काफ़ी युवा नेताओं को भी एंकरेज करते थे। ये स्वयं मैंने अपना देखा है, मेरे साथ जो अनुभव, उनके साथ जो अनुभव मेरा रहा है, तो मेरे लिए भी एक पर्सनल लॉस की तरह है। अजित पवार की विमान हादसे में मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध रह गया। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है, जिससे आम जनता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सके। प्रधानमंत्री समेत विभिन्न नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने
हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। निधन की खबर मिलने के बाद से नेताओं का बारामती पहुंचना शुरू हो गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बारामती में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की और शोक व्यक्त किया। वरिष्ठ नेता शरद पवार, सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। और इसी के साथ आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।